इसने जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो दोनों ही तुम्हारे एट्रिया को जाने वाला होगा और दूसरा जो रहेगा ये तुम्हारा एडी नोड को जाएगा। एडी नोड से फिर ये उतरेगा कहां पे? एडी बंडल पे। एडी बंडल से फिर राइट बंडल और लेफ्ट बंडल में जाने वाला होगा। राइट बंडल लेफ्ट बंडल से होते हुए तुम्हारा कहां पे एंटर मारेगा? प्रोटीन के फाइबर में। तो मैं क्या बोल रहा था कि हमारे बॉडी में टिश्यूज ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिनको कि काम करने के लिए इनपुट का रिक्वायरमेंट होता है। इनपुट बोलने का मतलब कोई उनको अगर पहुंचेगा तभी जाकर के वो काम करेंगे। क्लियर? अदरवाइज वो ऐसे निठल्ले टाइप के बैठे रहने वाले। ठीक है, समझ में आया? तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान देना। ठीक है भाई, चलो तो कंटिन्यू किया जाए कल वाले क्लास को। ठीक है, कल हम लोगों ने जो था ये हार्ट का स्ट्रक्चर पूरा डिटेल देख चुका है। ठीक है, हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिटेल देख चुका था। अब वहां से हम लोग को आगे कंटिन्यू करना होगा। मैंने तुमको कल ही बोल दिया था कि आज हम लोग एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने से रिलेटेड जो टॉपिक रहेगा इसको हम लोग देखेंगे। बोलने का मतलब हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसके बारे में पहले डिटेल डील करने वाले हैं। तो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम देखेंगे। हो सके तो आज ही हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि देखो इसके बाद कार्डियक साइकिल आने वाला होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये दो टॉपिक्स ही अभी तुम्हारे थोड़े से लेंथी हैं, उसके बाद फिर छोटे छोटे टॉपिक्स ही बचेंगे। आज अगर ये दो मेजर टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेते हैं, हाँ, तो मे भी हो सकता है कल तुम्हारा जो चैप्टर है ये हम लोग रैप अप कर दे एक ही क्लास में। क्लियर? चलो भाई, ठीक है। तो एक वेट, जो कल हम लोग लिखे हुए थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेट, ठीक। तो कल हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कवर किया हुआ था। एक तो आ गया ये तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने बता दिया था। उसके बाद फिर ये भी कंप्लीट हो चुका था, वेंट्रिकल्स। और ये क्या बोलना चाहिए, कौन कौन से टाइप के तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, पार्ट्स होने वाले रहेंगे, जिसको कि हम लोग एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल चैम्बर्स बोल रहे थे ना। 4 चैम्बर जो लिए हुए थे, बेसिकली वो तुम्हारे दो टाइप के, एक तुम्हारा मेन चैम्बर्स हो जाएंगे, एक दो, और एक उसमें से आ जाएंगे तुम्हारे एसेसरी चैम्बर्स। तो मेन चैम्बर्स में हम लोगों ने देख लिया था एट्रिया और वेंट्रिकल्स, और साथ ही साथ में एसेसरी चैम्बर्स के लिए मैंने तुमको याद करने के लिए बोल दिया था, ये कहा गया, ये साइनस आर्टेरियोसस और साथ ही साथ में ट्रंकस विनोसस या फिर कोनस विनोसस। ये दो नाम तुमको याद करने के लिए बोले थे। ये जो थे ये तुम्हारे एसेसरी चैम्बर्स थे, जो कि तुमको लोअर एनिमल्स में देखने के लिए मिलेगा वर्टिब्रेट्स के केस में। क्लियर? ठीक। चलो भाई, तो यहां से अब हम लोग का नेक्स्ट जो था ये था हार्ट का डायग्राम। वो हम लोगों ने डिटेल डील कर लिया। उसके वॉल्स के बारे में देख लिए, क्या क्या तुम्हारे सेप्टा होने वाले रहेंगे उसके बारे में देख लिए। हार्ट का डायग्राम भी हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब इसके बाद जो हम लोग का आज का टॉपिक होने वाला होगा, इसके लिए हेडिंग लगाओ, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो ध्यान देना, मैं यहां पे कुछ तुमको थोड़े से बेसिक एलिमेंट्स बताता हूं। जैसे समझो, जो हार्ट होता है हम लोगों का क्या, कोई सा भी, जैसे मान करके चलो, कुछ कुछ बॉडी के कुछ कुछ टिश्यूज, ठीक है, ऐसे होते हैं जो कि तुम्हारे कंट्रोल होने वाले होंगे नर्वस सिस्टम से। और बॉडी के कुछ कुछ टिश्यूज ऐसे रहते हैं जो खुद से काम करते हैं, अपने से ही काम करते हैं, उनको किसी भी टाइप के इनपुट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इसी में हम लोग को क्या देखना रहता है? जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। क्लियर? अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? अगर ये बोला जाए तो एक्शन पोटेंशियल जो होता है ये तुम्हारा रैपिड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं, जो कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के जो पार्ट्स होंगे उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाने वाला है। आ रहा है समझ में? तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? बेसिकली ये हो जाएगा तुम्हारा रैपिड इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू कम्युनिकेट, सॉरी, हाँ, टू कम्युनिकेट, ऐसे लिखो, टू नहीं, रैपिड इलेक्ट्रिकल इंपल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी। ठीक। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये समझ में आ चुका रहेगा। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रैपिड इलेक्ट्रिकल इंपल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी। क्लियर? एक ही बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स होने वाले रहेंगे
बॉडी पार्ट्स, उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाने वाला ये एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है। अभी देखेंगे ये कैसा इसका यूज होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को बेसिकली यहां से क्या देखना है, ध्यान देना। देखो, तो मैं क्या बोल रहा था कि हमारे बॉडी में टिश्यूज ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिनको कि काम करने के लिए इनपुट का रिक्वायरमेंट होता है। इनपुट बोलने का मतलब कोई उनको अगर पहुंचेगा तभी जाकर के वो काम करेंगे, क्लियर, अदरवाइज वो ऐसे निठल्ले टाइप के बैठे रहने वाले होंगे, ठीक है, समझ में आया। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। कुछ टिश्यूज जो रहते हैं वो जो खुद से काम करने वाले रहेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम लोग कंडक्शन करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स का। तो यहाँ पे जो तुम्हारे टिश्यू रहेंगे या तो खुद से जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स, या फिर कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनको कि तुम्हारा रिक्वायर्ड होता है इनपुट का। अगर मान लो तुम्हारे नर्वस सिस्टम से इनपुट आएगा तभी जाकर के वो एक्शन पोटेंशियल वहां पे जनरेट करने वाले होते हैं। तो कुछ कुछ टिश्यूज ऐसे रहते हैं जो खुद से एक्साइट होते हैं। एक्साइट होने का मतलब वही खुद से क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने वाले रहते हैं। तो कुछ टिश्यूज ऐसे रहते हैं जिनको कि जो कि न्यूरॉन्स या फिर इनपुट के थ्रू एक्साइट होते हैं। जब तक उनको कोई इनपुट ना दिया जाए वो एक्साइटेबल मतलब उनको नहीं बोला जा सकता, क्लियर। तो एक काम करते हैं, मैं यहीं पे लिखते हैं, चलो ऐसे कोने में लिख लेना नोट करके, मतलब एक अलग से लिख लेना। जैसे टिश्यूज की अगर बात करते हैं तो टिश्यूज बेसिकली हम लोग को दो टाइप से देखने के लिए मिलता है। कुछ टिश्यूज ऐसे रहते हैं जो तुम्हारे क्या होंगे, सेल्फ एक्साइटेबल होने वाले रहेंगे, और कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो सेल्फ एक्साइटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक तो लिखेंगे सेल्फ एक्साइटेबल टिश्यू और एक हो जाएगा नॉन सेल्फ एक्साइटेबल। नॉन सेल्फ एक्साइटेबल। अब जैसे समझो हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में कुछ टिश्यूज ऐसे रहते हैं जो कि तुम्हारे सेल्फ एक्साइटेबल होते हैं, मतलब कि उनको एक्साइट होने के लिए, उनको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करने के लिए किसी भी टाइप के इनपुट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक ठीक। तो हमारे हार्ट में कुछ टिश्यूज ऐसे प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली हम लोग 4 ऐसे टिश्यूज के बारे में जानने वाले रहेंगे। तो ऐसा हार्ट जिसके की टिश्यूज में सेल्फ एक्साइटेबल का नेचर हो, क्लियर, उसको हम लोग बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट बोलने का मतलब जिसके टिश्यूज सेल्फ एक्साइटेबल होते हैं। और ऐसा हार्ट जिसके की टिश्यूज सेल्फ एक्साइटेबल नहीं होते हैं, जो कि तुम्हारे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेंट होने वाले रहेंगे, नर्वस इनपुट का रिक्वायर जिनको होने वाला होता है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट, क्लियर। तो अगर टिश्यूज ऑफ हार्ट लिख लेना, टिश्यूज ऑफ हार्ट अगर सेल्फ एक्साइटेबल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट, क्लियर। जैसा कि तुमको एग्जांपल में इसमें देखने के लिए मिलेगा, हम ह्यूमन का हार्ट, ठीक है। नॉन सेल्फ एक्साइटेबल जो रहने वाले होंगे ये डिपेंड करेंगे, तो ऐसा, अच्छा इसमें ये लिख लेना, और नो नीड ऑफ नर्वस इनपुट फॉर इनिशिएशन, ध्यान देना, फंक्शन नहीं, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होने के लिए। तो ये जो सेल्फ एक्साइटेबल लिखे हुए हैं खुद से स्टार्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस प्रोसेस या जो भी तुम्हारे एक्टिविटीज होने वाले रहेंगे सारे कुछ को हैंडल नहीं, खुद से स्टार्ट होंगे, मतलब खुद से इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इनिशिएट करेंगे, क्लियर। बाकी वो कितने अमाउंट पे होगा, क्या होगा, हार्ट बीट कैसा होगा, ये कंट्रोल तुम्हारा ब्रेन के पास में होता है, मतलब नर्वस सिस्टम के पास होता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, नो नीड ऑफ नर्वस इनपुट फॉर इनिशिएशन, क्लियर। और यहां पे क्या, ये नॉन सेल्फ एक्साइटेबल, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर ऐसे टिश्यू तुम्हारे हार्ट में प्रेजेंट होंगे जो कि सेल्फ एक्साइटेबल ना हो, तब के केस में इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। ये बुक में नहीं दिया है ना, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, लिख लो। इसको क्या बोला जाता है, न्यूरोजेनिक हार्ट। तो न्यूरोजेनिक हार्ट जो रहता है ये बेसिकली, जैसे इसके एग्जांपल में हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट लिया हुआ है, इसके एग्जांपल्स में तुम्हारे कुछ नॉन वर्टिब्रेट्स आएंगे, नॉन वर्टिब्रेट्स एग्जांपल में, नॉन वर्टिब्रेट्स नॉन वर्टिब्रेट्स
क्लियर। नॉन वर्टिब्रेट जो रहते हैं वो तुम्हारे न्यूरोजेनिक हार्ट को कंटेन किए हुए रहते हैं। हमारा हार्ट कैसा है? सेल्फ एक्साइटेबल है। सेल्फ एक्साइटेबल है तो हमारे हार्ट को क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। तो ह्यूमन हार्ट कैसा हो जाएगा? एक मायोजेनिक हार्ट होगा। क्लियर। मायोजेनिक हार्ट होगा जो कि सेल्फ एक्साइटेबल होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट या सॉरी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इनिशिएट, जनरेशन ही है वो, ठीक है, जनरेट करने के लिए या फिर इनिशिएट करने के लिए किसी भी टाइप के न्यूरल या नर्वस इनपुट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, खुद से ही ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने वाले होते हैं। तो ह्यूमन के केस में हम लोग इसको मायोजेनिक हार्ट बोल रहे हैं। अब हमारे हार्ट में से कौन से टिश्यूज होते हैं जो कि तुम्हारे ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बनाते हैं? तो बेसिकली हम लोग को ऐसे टोटल 4 टिश्यूज के बारे में देखना है। पहले मैं इनका नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पे, फिर डायग्राम पे चलेंगे बकायदा, उसको लेबलिंग के साथ में कहां पे प्रेजेंट होंगे, लोकेशन क्या होगा, कैसे काम करने वाले रहेंगे, सारा कुछ डिटेल हम लोग फिर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पहले यहां पे हम लोग देख लेते हैं इसके कौन कौन से टिश्यूज हैं। देखो, तो ह्यूमन के केस में बेसिकली हम लोग को टोटल 4 ऐसे टिश्यूज देखने हैं। ठीक है, 4 ऐसे टिश्यूज देखने हैं जो कि तुम्हारे क्या होने वाले होंगे? ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक बनाने वाले होंगे, वो सेल्फ सेल्फ जनरेटिंग होंगे। देखो, पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे एस ए नोड। क्लियर, इसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। एक हो जाएगा यहां से एस ए नोड, मतलब साइनोएट्रियल नोड। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे इस पे आ जाएगा एवी नोड। क्लियर, इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, एक हो जाएगा तुम्हारा यहां से एवी बंडल। एट्रियोवेंट्रि अब बार बार नहीं लिख रहा भाई, एवी का मतलब समझ लेना, वो एट्रियोवेंट्रिकुलर की बात कर रहा है। तो एवी बंडल बोलने का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ठीक है, इसी को हम लोग बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं, लेकिन ध्यान देना सिर्फ इसी को नहीं, आगे में डायग्राम में समझ में आएगा। तो बुक में तुम्हारा एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस दोनों को ही सेम चीज को रिप्रेजेंट किया है, बट थोड़ा सा उसमें हम लोग को चेंज मॉडिफिकेशन करना है, डायग्राम में मैं तुमको समझाऊंगा उसमें। तो एवी बंडल इसको क्या बोल रहा है? बंडल ऑफ हिस। हिस नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया हुआ, तो उसी के नाम पे इसको बंडल ऑफ हिस बोल दिया जाता है। तो एवी बंडल एक हो गया यहां से, और एक तुम्हारा यहां से आ जाएगा पुरकिंजे फाइबर। लिखो क्या आ जाएगा? एक पुरकिंजे फाइबर। क्लियर, इसको शॉर्ट में पी एफ से डिनोट करेंगे। ये तुम्हारा एवी नोड, ये ऐसे नोड, शॉर्ट में तो उसको लिख ही दिए हैं। आ गया इतना समझ में? तो बेसिकली ये 4 टाइप के टिश्यूज हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल्फ एक्साइटेबल होते हैं और खुद से ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने वाले होंगे। क्लियर, क्लियर, छापो पूरा टेबल छापो, यहाँ का जितना भी तुमको फ्लो डायग्राम में दिख रहा है, हर एक टर्म तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है। लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट जल्दी करो, जल्दी, फिर हम लोग पहुंचेंगे, चलेंगे डायग्राम पे। ये समझे रहना ना, ये सिर्फ इनिशिएशन की बात कर रहा है, कंट्रोल नहीं करेगा। जैसे हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए फिर तुम्हारा क्या ब्रेन इन्वॉल्व होगा उसमें, मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इन्वॉल्व होगा हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए नर्वस सिस्टम इंक्लूड होता है, मतलब इन्वॉल्व होता है। लेकिन इनिशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्शन पोटेंशियल। इसके लिए किसी भी टाइप का नर्वस इनपुट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिक लिखे हुए इनिशिएशन, इनिशिएशन, इसी को याद रखना है। सारी एक्टिविटी तुम्हारे ऐसी ऐसी सेल्फ एक्साइटेबल होने के नेचर की वजह से होगा, ये जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर, अच्छा, डन, गुड, वेरी गुड। तो यहां से ये हम लोगों ने देख लिया कि जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है हार्ट का, वो क्या क्या चीजें कंटेन करने वाला है, किस टाइप के होने वाले होंगे। अब हम लोग यहां से अगले पेज पे चलते हैं, वहां पे हम लोग बकायदा डायग्राम के साथ में एक एक डिटेल को लिखेंगे। ये क्या हो गया भाई? ठीक, हाँ, देखो,
तो फिर भाई अपने हार्ट का डायग्राम बनाओ, क्लियर, हार्ट का डायग्राम बना। अब देखो कल थोड़ा सा टाइम ले, क्योंकि ये जो डायग्राम था ये हम लोग को डिटेल में देखना था, तो इसको थोड़ा सा टाइम लेकर के बनाए, ठीक। तो इसमें जितना टाइम लगा हुआ था उतना टाइम और खाना नहीं है। अब तो तुमको समझ में आ चुका रहेगा कौन सा राइट एट्रियम है, कौन सा राइट वेंट्रिकल है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या एलिमेंट, सॉरी पार्ट जो है ये प्रेजेंट होने वाले रहेंगे। तो अब आउटर स्ट्रक्चर का ही हम लोग को बेसिकली ज्यादा काम है, तो इतना ज्यादा ताम झाम के साथ हार्ट नहीं बनाने वाले, बस आउटर स्ट्रक्चर को ही ड्रॉ करो साथ ही साथ मेरे। दिख रहा है क्या? हाँ चल जाएगा काम इतने में ही, ध्यान दो। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें से एक एक पार्ट को डिटेल में यहाँ पे पहले डिनोट करेंगे और उसी को इसी के बाजू में लिखते हुए चलेंगे अलग से, और हम लोग सेपरेटली उसके लिए पॉइंट नहीं बनाने वाले, ठीक। तो ध्यान देते हुए चलना यहीं पे, देखो एक तो यहां से ये हो गया तुम्हारा, क्या बोलना चाहिए, सेप्टा, क्लियर। ये हो जाएगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। इसके बाद फिर यहां से आ जाएगा तुम्हारा ये एक सेप्टा, इंटरएट्रियल सेप्टा हो गया ये, क्लियर। अब इसके बाद ध्यान दो, सबसे पहले एस ए नोड, एस ए नोड कहां पे प्रेजेंट होता है पहले वो देखो, एस ए नोड लिखे हुए थे, एस ए नोड, एबी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस या फिर तुम्हारा हो जाएगा वो एबी बंडल, और उसके बाद फिर पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। मैं इसको मोटा बना दूं थोड़ा और, ठीक दिख रहा है, हाँ क्लियर है। अब यहां पे ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे ऐसे नोड, ऐसे नोड, ऐसे नोड कहां पे प्रेजेंट होता है बोलने से, ये है उसका लोकेशन, क्लियर, ये है उसका लोकेशन। तो ये जो तुमको जगह दिख रहा है ये तुमको राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर, राइट एट्रियम के राइट साइड के अपर कॉर्नर में, क्लियर क्लियर। तो राइट एट्रियम के राइट साइड के अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है क्या, एस ए नोड, एस ए नोड। पहले सारे नोड्स मतलब सारे के सारे टिश्यूज पहले देख लो, एक ये हो गया एस ए नोड, लेबलिंग कर ले साथ में, देखो ऐसे नोड। नेक्स्ट राइट एट्रियम के ही लेफ्ट साइड के बॉटम में, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, ठीक है, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, यहां पे तुमको देखने के लिए मिलेगा एवी नोड, एवी नोड, ये हो गया एवी नोड, ठीक, एवी नोड। ये हो गया एवी नोड, ये हो जाएगा एसए नोड। फुल फॉर्म पिछले वाले में लिखे हुए थे, मैं यहाँ पे बार बार उसको रिपीट नहीं करवा रहा हूँ, क्लियर। चाहो तो इसी के नीचे में इसका फुल फॉर्म भी लिखते हुए चलो, तो तुमको रिपीट होगा तो चीजें दिमाग में बैठेगा। दो दो टिश्यूज तुमको समझ में आ गया, एक हो जाएगा एसए नोड, एक हो जाएगा एवी नोड। एसए नोड एवी नोड दोनों का लोकेशन समझ में आ चुका रहेगा, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में, राइट राइट अपर कॉर्नर में तुम्हारा एसए नोड, राइट एट्रियम के ही लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में तुम्हारा प्रेजेंट होगा एवी नोड, एवी नोड, एसए नोड, एवी नोड, एसए नोड, एवी नोड, क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एवी बंडल। तो एवी बंडल जो रहते हैं ये तुम्हारा कहां से निकल करके आ रहा है, देखो ध्यान से, ये है एवी बंडल, यहां तक एवी बंडल आ गया। अब एवी बंडल जब यहां तक पहुंचा हुआ है, ये तुमको अभी एक ही लाइन में दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मोटा बना लूंगे, यहां तक तुमको एक ही वायर दिख रहा होगा, मतलब एक ही लाइन दिख रहा होगा। अब इसको करेंगे क्या, इसको अब हम लोग सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे तो एक पार्ट आ जाएगा तुम्हारा ये लेफ्ट की तरफ ऐसे, और एक पार्ट आ जाएगा तुम्हारा ये राइट की तरफ ऐसे। आ गया ये समझ में, क्लियर, ये आ गया। अब ध्यान देना, ये पार्ट जो तुम्हारे वॉल में गया हुआ है, वेंटिकुलर वॉल में गया हुआ है, ये पार्ट जो तुम्हारे वेंटिकुलर वॉल में गया हुआ है, बेसिकली यहां से तुम्हारे फाइबर्स निकले हुए रहते हैं, इस टाइप से छोटे छोटे फाइब्रस स्ट्रक्चर निकले हुए रहते हैं, इस टाइप से फाइब्रस स्ट्रक्चर निकले हुए रहते हैं, ये क्लियर, ये।
अब इसमें से किसको किसको क्या क्या बोल रहे हैं ध्यान दो। सबसे पहले में आ जाएगा ये पार्ट, इसको हम लोग बोल रहे हैं, और एक आ जाएगा यहां से ये दोनों। ठीक, और इस साइड में आ जाएगा ये पुरकिंजे फाइबर। अब ध्यान दो, एक एक को पहले मैं यहां पर डिटेल लिखता हूं। वेट वेट वेट, पुरकिंजे फाइबर को इधर ले लेते हैं, क्योंकि लिखना तो यहीं पे है ना सारा डिटेल। इसको बोल रहे हैं पुरकिंजे फाइबर। ठीक, पुरकिंजे फाइबर। यहां से अब एक एक करके लेबलिंग करते हैं। तुमको रेड कलर में एक मोटा सा लाइन दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एवी बंडल। क्लियर। आगे चल करके यही जो एवी बंडल रहता है, ये तुम्हारे राइट एवी बंडल और लेफ्ट एवी बंडल, ये दोनों में ये सेपरेट होने वाला होगा। तो एक को हम लोग बोल रहे हैं यहां से लेफ्ट, सॉरी राइट एवी बंडल, क्लियर, और एक को हम लोग बोल रहे हैं लेफ्ट एवी बंडल। जो तुम्हारे लेफ्ट साइड में जाने वाला होगा वो लेफ्ट एवी बंडल, जो राइट साइड में जाने वाला होगा उसको राइट एवी बंडल। क्लियर। और इन सब को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्लियर। तो भाई जाहिर सी बात है, एवी बंडल को ही बंडल ऑफ हिस बोल रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस। क्लियर। ठीक है, तो बस इतने सारे तुमको टिश्यूज के बारे में जानना था। पहले ये डायग्राम बनाओ, जल्दी से लेबलिंग करो, फिर एक एक चीजों को डिटेल में यहाँ पे बताते चलूंगा, सबको साथ में साटते हुए चलना, तो फिर ये टॉपिक भी हो जाएगा अपना कंप्लीट। अच्छा एक काम करें, पहले बता दे क्या, चलो देखते, देखो सुनते हुए चलो। जैसे ऐसे नोट यहाँ पे पहली बार ये जो तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जब पहले तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, बोलने का मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब कंडक्ट करने वाला होता है, जैसे इनिशिएट करेगा, सबसे पहले तो इससे तुमको सिग्नल जाएगा, इंफॉर्मेशन का सिग्नल जाने वाला हो, किसके किसके पास बोलने से, दो पार्ट में। एक तो ये सिग्नल भेजेगा किसको, ये राइट एट्रियम को ही, एक तो भेजेगा ये लेफ्ट एट्रियम को, और साथ ही साथ में ये सिग्नल भेजने वाला होता है एवी बंडल को, एवी बंडल को। आ गया ये समझ में, ठीक है, क्लियर। चलो अब ध्यान दो, सॉरी ये एवी नोड था ना, एवी नोड को, एवी बंडल तो उधर नीचे में आएगा, एवी नोड को, ठीक है, एवी नोड को। तो ध्यान दो, सबसे पहले नंबर पे इससे क्या आ जाएगा, सेंड इंफॉर्मेशन टू बोथ एट्रिया एंड क्या आ जाएगा, एवी नोड। समझ में आ गया ये इतना, क्या हो जाएगा ये जो है ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला, मतलब ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है, किसको बोलने से, एक तो दोनों एट्रिया को भेजने वाला होगा, और साथ ही साथ में ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगा तुम्हारे एवी नोड को, एवी नोड को। क्लियर। तो ये बोथ एट्रिया को क्या करने वाला है, यहां से इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, और साथ ही साथ में एवी नोड को। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल यहां से जनरेट हुआ है, ये जो एक्शन पोटेंशियल यहां से जनरेट हुआ है, इसी से ये इंफॉर्मेशन इनके पास पहुंचने वाला होता है। समझ में आ गया। अब इसको हम लोग, अब इसका पहले लोकेशन देख लो। लोकेशन ये कहां पे है, ये हो जाएगा तुम्हारा राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, यहां पे हो जाएगा क्या चीज, इसका लोकेशन कहां पे ये प्रेजेंट है, याद रखे रहना, ये अपर राइट कॉर्नर के मतलब कि राइट एट्रियम के अपर राइट में है, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर में है। और ये जो है ये तुम्हारा राइट एट्रियम के ही लेफ्ट कॉर्नर में है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में है। क्लियर। वो अपर राइट कॉर्नर में, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, दोनों को अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखो। आ गया इतना समझ में। तो इसका ये हो गया लोकेशन।
अब लोकेशन के बाद हम लोग इसको ध्यान देना, ये जो है ये बेसिकली हार्ट का एक कंडक्टिंग मेन कंडक्टिंग पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर, पेस मेकर बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, क्लियर, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो अगर मान लो किसी का ये वाला नोट तुम्हारा ऐसे नोट खराब हो गया रहता है, तो खराब हो गया अगर रहेगा तब के केस में फिर चेंज करना पड़ता है, तो जो आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है वो तुम्हारे इसी पोजीशन पे लगाया जाएगा, कहां पे बोलने से, राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में। तो भाई ये तुम्हारा क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर एक नया पेस मेकर हमको ऐड करना है किसी भी एक ह्यूमन के हार्ट में, तो उसको कहां पे लगाया जाएगा, 4 ऑप्शन ठोक देगा वहीं पे। तो तुमको लोकेशन पता रहना चाहिए कि ये कहां पे लगने, जहां जहां पे तुम्हारा ऐसे नोट था उसी की जगह पे उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। कभी कभी ये जो ऐसे नोट रहता है ये खराब क्या थोड़ा सा डैमेज भी हो जाता है, तो अगर हल्का फुल्का डैमेज हुआ रहता है तो ये हार्ट जो रहेगा, हार्ट इसको खुद से क्या कर देगा, उसको रिपेयर कर लेगा, मतलब ये सेल्फ रिपेयर हो जाता है खुद से। लेकिन थोड़ा मोड़ा अगर प्रॉब्लम हुआ रहा है तब के केस में, ज्यादा ही अगर खराब हो चुका है तो फिर पूरे के पूरे ऐसे नोट को ही क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करवाना पड़ता है आर्टिफिशियल पेस मेकर से। आगे होगा ये समझ में, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ दी हार्ट, पेस मेकर ऑफ दी हार्ट, क्लियर क्लियर। क्योंकि ये तुम्हारा मेन कंडक्टिंग बॉडी है, ये क्या हो जाएगा, मेन कंडक्टिंग टिश्यू, मेन कंडक्टिंग टिश्यू। ये हो गया मेन कंडक्टिंग टिश्यू। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जाहिर सी बात है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा ही करेगा। तो जितना भी हमारे पास यहाँ पे तुम्हारे टिश्यूज आए हुए हैं, जितने भी टिश्यूज के बारे में देख रहे हैं, सबसे ज्यादा सारे के सारे तुम्हारे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने वाले रहेंगे, लेकिन सभी का नंबर जो रहता है ये तुम्हारा डिफरेंट होने वाला होता है। जैसे ये 1 मिनट में कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा बोलने से 70 to 75 टाइम्स, और उसी को हम लोग हार्ट बीट बनाने वाले रहेंगे अभी आगे में। लेकिन वो अलग है ना, हार्ट बीट अलग होता है, वो तुम्हारा जो हार्ट बीट रहता है, जो साउंड आता है लब डब का, वो डिफरेंट है, वो तुम्हारे ये क्या बोलते हैं यहाँ पे जो वेल्व्स रहते हैं उनके वजह से आता है। लेकिन ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जनरेट एक्शन पोटेंशियल जनरेट एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में ये 70 से 75 बार क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करता है। आया ये समझ में, ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये इतना डिटेल हो गया हमारा किसके लिए बोलने से, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे नोड को लेकर के। अब ऐसे नोड के बाद अब हम लोग चलते हैं एवी नोड के पास, ठीक है। तो एवी नोड देख लो, एवी नोड बेसिकली तुम्हारा ये कहां पे प्रेजेंट है, लोकेशन इसका लिख लो, लोकेशन, लोकेशन कहां पे है, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, ऑफ राइट एट्रियम, ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। अब ये भी देखो, सिर्फ यही नहीं, सारे के सारे मैंने अभी बताया तुमको, सारे के सारे टिश्यूज जो है, जो हम लोगों ने यहाँ पे 4 टाइप का टिश्यूज देखा हुआ है, सारे के सारे टिश्यूज एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, सभी करेंगे, क्लियर। तो ये एवी नोड भी तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। ये कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है बोलने से ये हो जाएगा 60 to 65 टाइम्स पर मिनट, क्लियर, 60 to 65 टाइम्स पर मिनट। उसका एक्शन पोटेंशियल का जो नंबर है ये तुम्हारा कम होगा, भाई जाहिर सी बात है आगे के भी और कम होते हुए चलेंगे। आ रहा इतना समझ में, क्लियर। तो इसका भी एक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू रहेगा तुम्हारा 60 to 65 टाइम्स होगा। एक मैं यहाँ पे तुमको और नोट करवा दूं, जब तक ऐसे नोड काम कर रहा होगा, जब तक वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा होगा, बाकी का एक्शन पोटेंशियल जनरेशन का काम नहीं होता, बाकी नहीं करेंगे। एक्शन पोटेंशियल अगर ऐसे नोड जनरेट कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो रहेंगे वो इनके पास जाएंगे, जैसे ऐसे समझो, एक तो जब इसके पास इसने जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो दोनों ही तुम्हारे एट्रिया को जाने वाला होगा, और दूसरा जो रहेगा ये तुम्हारा एवी नोड को जाएगा।
एवी नोड से फिर ये उतरेगा कहां पे, एवी बंडल पे। एवी बंडल से फिर राइट बंडल और लेफ्ट बंडल में जाने वाला होगा। राइट बंडल लेफ्ट बंडल से होते हुए ये तुम्हारा कहां पे एंटर मारेगा, पुरकिंजे फाइबर में। समझ में आ गया, ये होता है पोटेंशियल के पाथवे, पोटेंशियल का ये पाथवे। समझ में आ गया। साइनोमेट्री मतलब ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से या फिर बंडल ऑफ फिश मान लो, ठीक है, बंडल ऑफ फिश ले लो उसी को, वहां से आगे पुरकिंजे फाइबर तक। तो ये तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल का पाथवे हो जाएगा, जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसी पाथवे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने वाला होता है। समझ में आ गया। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये एक्शन पोटेंशियल जो ये ऐसे नोड जनरेट किया हुआ था उसको ये आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं। अगर ये खराब हो जाए तभी के केस में ये जो तीन अलग टिश्यूज देखे थे ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। अगर ऐसे नोड प्रॉपरली फंक्शनिंग है तब के केस में एवी नोड, एवी बंडल, पुरकिंजे फाइबर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करते। क्लियर, ठीक है। चलो भाई, अब यहां से जैसे हम लोगों ने देख लिया, अब ध्यान दो 60 to 65 टाइम्स वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने वाला होगा। नेक्स्ट जो हम लोगों ने बंडल ऑफ हीट लिया हुआ है इसको हम लोग शॉर्ट में BOH लिख सकते हैं। ये भी तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ये कितने टाइम्स बोलने से हो जाता है, 40 to 45 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। बंडल ऑफिस कितना ये जनरेट करने वाला रहता है, 40 to 45 मिनट, सॉरी 40 to 45 टाइम्स पर मिनट। क्लियर, एक मिनट में ये इतने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो पुरकिंजे फाइबर बचा हुआ है इसका पहले इसका लोकेशन ही लिख लो। क्लियर, ये कहां पे हो जाएगा, लोकेशन वॉल ऑफ, ऐसे लिखो वेंट्रिकुलर वॉल। एट्रियल वॉल में नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ वेंट्रिकुलर वॉल में रहेगा। क्लियर, वेंट्रिकुलर वॉल। वेंट्रिकुलर वॉल ये भी तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है जिसका की वैल्यू तुम्हारा 20 से लेकर के 25 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर, तो जनरेट एक्शन पोटेंशियल 20 से लेकर के 25 टाइम्स पर मिनट। आ गया इतना समझ में। एनसीईआरटी में इनके एक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक ही दिया हुआ है, बाकी मैंने लिखवा दिया है, इसको तुम भी चिपका लो। हालांकि ये एक्शन पोटेंशियल पूछने का चांसेस कम है क्योंकि ऐसे डेटा वाले क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ रहता है उसी को उठाता है, ठीक है। नीट के लिए वही सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जनरली सारे एग्जाम्स के लिए वही सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो तुम्हारे डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डेटा वाले क्वेश्चन एडिशनल नहीं पूछा जाता। हाँ, थ्योरी वाले क्वेश्चन जो रहते हैं वो तुम्हारा एडिशनल हो सकता है। क्लियर, ठीक है। चलो भाई, तो इतने को जल्दी बनाओ फटाफट। ये हो गया इतने में से तुम्हारे कंडक्टिंग सिस्टम के पूरे पार्ट्स। अब हम लोग देखेंगे ये कंडक्टिंग होता कैसे है और फिर देखेंगे अपना कार्डियक साइकिल। खत्म हो जाए आज, खत्म हो जाएगा, खत्म करेंगे आज पूरा, ठीक है। चलो जल्दी इसको नोट डाउन करो इतने को फटाफट। फिर हम लोग देखेंगे इसका पाथवे, पाथवे का भी एक फ्लो डायग्राम बना लेंगे। मैंने तो वैसे भी बोल दिया सिर्फ मुंह से। अब पाथवे एक काम करना, यहाँ पे इसको बना लो भाई, वेल्व्स वगैरह बना लो, पता तो चले कौन सा तुम्हारा लेफ्ट पार्ट है और कौन सा तुम्हारा राइट पार्ट है। और लेबलिंग करना चाहो तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हो। ये हो जाएगा तुम्हारा राइट एट्रियम, ये हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा तुम्हारा राइट वेंट्रिकल। ठीक, क्लियर, ठीक है। पूरा लिखो, पूरा पूरा लिखो बिना कुछ छोड़े, फटाफट सभी को 1 by 1 नोट डाउन करो। डन, डन, गुड। तो इतना डिटेल लिख चुके, डायग्राम भी बना चुके, लेबलिंग भी कर चुके, उसका हर एक पार्ट का डिटेलिंग भी यहीं पे लिख लिए। अब इसके बाद जो हम लोग पहले तो इसी का हम लोग थोड़ा सा और आगे, ये तो कंडक्टिंग सिस्टम है, ये कैसे इनिशिएट होता है, कैसे फंक्शन होता है, थोड़ा सा डिटेल इसका हम लोग अभी देख लेते हैं। फिर आगे बाकी का जो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कार्डियक साइकिल समझ में नहीं आएगा। आ रहा बात समझ में, इसके बिना कार्डियक साइकिल समझ में नहीं आएगा। और इसके जस्ट बाद हम लोग कार्डियक साइकिल देखने वाले हैं। मैक्सिमम लोग बोलते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जबकि पूरे चैप्टर में सबसे इजी पार्ट तुम्हारा कार्डियक साइकिल होता है, ठीक है। चलो करवाते हैं फिर कार्डियक साइकिल अगले में। तो पहले तो इसके लिए डिटेल ये लिखो, देखो सबसे पहले में आ जाएगा ये ऐसे नोड,
क्लियर। ऐसे नोड जो है, ऐसे नोड से बाद क्या आ जाएगा यहां से एवी, एवी नोड, एवी नोड के बाद क्या आ जाएगा यहां से एवी बंडल, ऐसे लिखो बीओएच मतलब बंडल ऑफ हिस, ठीक है। ये आ गया, इसी में सब कुछ सब चीज इन्वॉल्व हो गया। इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा पुरकिंजे फाइबर पीएफ, क्लियर। अब ध्यान देना, देखो अब ऐसे नोड जो है ये तुमको ये जो सिग्नल होगा या जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ है उसको ये किसके पास भेजेगा, एवी नोड के पास। एवी नोड किसको भेजेगा, बीओएच के पास। बीओएच किसको भेजेगा, पुरकिंजे फाइबर के पास। क्लियर है। बंडल ऑफ हिस उसको पुरकिंजे फाइबर के पास भेज दिया। अब ध्यान देना, ऐसे नोड तो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स तुम्हारा भेजा हुआ है एवी नोड के साइड में, और दूसरा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है ये तुम्हारा भेजेगा बोथ एट्रिया। ठीक है, ये दोनों एट्रिया के पास भेज दिया। अब यहां पे थोड़ा सा समझो, यहां पे समझो। अब जाहिर सी बात है एक्शन पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब इसने एट्रिया को भेजा हुआ है तो एट्रिया के केस में यहां पे तुमको अब दो चीजें याद रखना है, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के लिए याद रखना है, ध्यान देना। एक तो टर्म याद कर लो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, और एक हम लोग देखेंगे रीपोलराइजेशन। ठीक, इसको इसको अलग से लिख लेना क्योंकि इसको मैं लिखवाने के बाद इसको मैं मिटाऊंगा और उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। एक काम करते हैं, इसको लिखे ही रहने देते हैं। वेट, इसको मैं बाजू में कर लेता हूं थोड़ा सा। हाँ, इसको इधर ही समझेंगे। तो दो चीजें तुमको देखना है, एक तो हो जाएगा यहां से डीपोलराइजेशन और एक देखेंगे हम लोग रीपोलराइजेशन। ये दोनों टर्म्स अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ध्यान दो, जब ऐसे नोड अपना इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोथ एट्रिया, दोनों एट्रिया को भेजेगा तब के केस में एट्रिया जो रहते हैं उनका डीपोलराइजेशन होता है। क्या होता है, अभी डीपोलराइजेशन क्या है इसको छोड़ो, ये हम लोग देखेंगे ब्रेन वाले चैप्टर में क्या होता है क्या नहीं। अभी सिर्फ इतना बिठाओ, डीपोलराइजेशन से काम क्या होने वाला होगा बस उतने को तुमको दिमाग में बिठाना है। डीपोलराइजेशन होता है किसका, एट्रिया का। और जब भी डीपोलराइजेशन होता है एट्रियल वॉल जो रहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रियल वॉल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जब भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। इसको क्या बोलेंगे, सिस्टोल। क्लियर, सिस्टोल, रटो रटो, क्या बोलेंगे उसको, सिस्टोल। उसके बाद डिपोलराइज हो गया, वापस से जब वो डिपोलराइजेशन को खत्म करेगा तो रीपोलराइज होगा। क्या होगा वो, रीपोलराइज। तो जब रीपोलराइज होता है कोई सा भी पार्ट तब के केस में वो डायलेट करेगा, एक्सपेंड करेगा या रिलैक्स करेगा। समझ में आ गया, तब क्या करने वाला होगा, रिलैक्स करने वाला होगा। और यहां पे क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है वहां पे, कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोल, और अगर रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डायस्टोल। क्या बोलेंगे उसको, डायस्टोल। तो लिखो यहीं पे चिपकाओ, डिपोलराइजेशन इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल वॉल या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल लिखो, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकुलर के अलग अलग हम लोग डिपोलराइजेशन देखने वाले हैं। तो डिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस्टोल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको, सिस्टोल। आगे देखो, रिपोलराइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डायस्टोल। इसको क्या बोला जा रहा है, डायस्टोल। समझ में आ गया ये। अब ऐसे नोड जब सिग्नल भेजने वाला होगा दोनों एट्रिया को तो होता क्या है, यहां पे डिपोलराइजेशन होता है। इनका क्या हो जाएगा, डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन जिसकी वजह से ये तुम्हारा क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब एट्रियल वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, एट्रियल सिस्टोल।
क्लियर, इसको मैं शॉर्ट में ए एस लिख रहा हूं क्योंकि अभी जो कार्डियक साइकिल स्टार्ट करेंगे तो मैं एट्रियल सिस्टोल को ए एस से ही डिनोट करने वाला हूं। क्लियर इतना, ठीक है। आगे देखो, पुरकिंजे फाइबर जो है, पुरकिंजे फाइबर तुम्हारे कहां पे प्रेजेंट है, ये वेंट्रिकल्स के वॉल पे प्रेजेंट है। तो जब तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स पुरकिंजे फाइबर के पास पहुंचेगा, तो पुरकिंजे फाइबर के पास पहुंचा बोलने का मतलब कहां पे पहुंच गया, वेंट्रिकल वॉल पे पहुंच गया। तो वेंट्रिकल, अब वेंट्रिकल जो रहेंगे उनका डिपोलराइजेशन होगा और वेंट्रिकुलर वॉल भी क्या करेंगे, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब पुरकिंजे फाइबर से तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहा है तो ये किसको देगा, ये किसको प्रोवाइड करने वाला होगा, वेंट्रिकुलर वॉल को। क्लियर, ये वेंट्रिकुलर वॉल को यहां से अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से सारा कुछ प्रोसेस फिर से यहां से तुम्हारा होने वाला होगा। सबसे पहले में क्या आ जाएगा यहां से, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसको हम लोग लिखेंगे वी एस, वी एस। ये समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। कहां पे क्या हो रहा है, किसको क्या बोला जा रहा है, ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इसके बिना कार्डियक साइकिल समझ में आने वाला बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर, चलो इतने को जल्दी फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग चालू करते हैं अपना अगला, इस चैप्टर का सबसे, मतलब कि इस चैप्टर का अगला लेंथी टॉपिक, जिसको जो कि तुम्हारा होने वाला होगा। टॉपिक लेंथी नहीं है, उसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है बस। टॉपिक बोलोगे तो मैं 5 मिनट में निपटा दो, क्लियर, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा क्या है, टाइम लगता है बस। लिखो लिखो लिखो, इतने को जल्दी लिखो। और इतने पूरे टेबल को, सॉरी इतने फ्लो डायग्राम में अगर किसी को थोड़ा मोड़ा डाउट हो तो जल्दी से पूछो ताकि उसको क्लियर करें। डन, गुड। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, कार्डियक साइकिल। हार्ट के डायग्राम से करवा दें क्या, चलो हार्ट के डायग्राम से ही करवा देते हैं। पहले तो इसके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखो। कार्डियक साइकिल जो है ये तुम्हारा 0.8 सेकंड का होने वाला होता है। क्लियर, मतलब एक बीट जो रहता है, एक हार्ट बीट को हम लोग 1 कार्डियक साइकिल बोलेंगे, ठीक है। मतलब एक कार्डियक साइकिल तुम्हारे एक हार्ट बीट को बोलेंगे, और एक हार्ट बीट में तुमको 0.8 सेकंड का टाइम लगने वाला होता है। भाई जाहिर सी बात हमको पता है, एज 72 टाइम्स, ऐसे लिखो 72 बीट्स पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में 72 बीट्स है। तब के केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 बीट में कितना टाइम लगेगा, फॉर 1 बीट इज इक्वल्स टू 1 बीट, 72 बीट 60 सेकेंड, 72 बीट 60 सेकेंड। मतलब ये क्या बोल रहा है यहां से, 72 बीट जो है इज इक्वल टू 60 सेकेंड का टाइम ले रहा है। तब के केस में 1 बीट कितना टाइम लेगा, 1 बीट इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 72, बोलने का मतलब कितना आ गया यहां से, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकंड। अब इस 0.8 सेकंड को हम लोग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कि कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हम लोग देखेंगे 0.4 सेकंड, क्या होता है 0.4 सेकंड में देखेंगे। एक तो देखेंगे 0.3 सेकंड, और एक हम लोग देखेंगे 0.1 सेकंड का। तो टोटल 3 एक्टिविटी देखेंगे, जो कि तुम्हारे एक एक्टिविटी तुम्हारा 0.4 सेकंड का टाइम लेगा, एक 0.3 सेकंड का टाइम लेगा, एक 0.1 सेकंड का टाइम लेगा। तीनों को ऐड कर दो, कितना आ गया, 8 सेकंड, ठीक है। क्लियर, क्लियर, चलो। तो अब हम लोग चालू करते हैं कि बेसिकली ये जो कार्डियक साइकिल है चलता कैसे है। मैं हार्ट के डायग्राम से बता रहा हूं, अच्छे से जो भी तुमको लिखने वाले एलिमेंट्स लगे उसको लिख लेना बाजू में। और मैं तो बोलूंगा कि स्टेप्स बनाना चालू कर दो। स्टेप 1 में क्या होगा, चलो मैं भी साथ ही साथ लिखवाते चलूंगा, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। तुम ऊपर में डायग्राम बना लेना और नीचे पेज से लिखना चालू कर देना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। देखो,
हाँ, फैला के बनाओ, समझ में आएगा। डिजाइन के चक्कर में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बढ़िया डायग्राम बनाने के चक्कर में उसको छोटा ना बना दो। क्लियर? फैला के बनाओ, जितना रफ बना सकते हो बनाओ, लेकिन फैला के बनाओ तो समझ में आएगा। ये हो गया तुम्हारा वॉल इधर का, ये हो जाएगा ऊपर का वॉल। साथ ही साथ में यहां से हम लोग को देखना है बस। अब इसके बाद वेसल्स, जो दो वेसल्स हैं उसको भी ले लो साथ ही साथ। एक तो आ जाएगा यहां से तुम्हारा नीला कलर से बनाया, मतलब ये जाएगा पल्मोनरी। एक सेकेंड, थोड़ा सा और इसको मोटा बनाया, वेट। फैला के बनाना, दिखे, एक एक एलिमेंट तुमको दिखना चाहिए। एक ये हो गया, और दूसरा हम लोगों ने ले लिया मान लो इधर से, ये दिख रहा होगा। हाँ, क्लियर है। अब लेबलिंग का तो रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, या करवा दें? चलो लेबलिंग भी कर लो साथ ही साथ में। देखो, एक, हाँ, एक चीज और, इस साइड में आएंगे तुम्हारे दो वेसल्स, और इस साइड में आएंगे तुम्हारे दो वेसल्स। एक्चुअली में इधर चार होते हैं, मैंने कल भी बता दिया था तुमको, इधर चार होते हैं, ठीक है। अब पहले प्रोसेस को समझो, ध्यान से सुनो, और फिर एक एक करके हम लोग लिखना चालू करेंगे। समझो, देखो, ये क्योंकि ये तो साइकिल है, किसी ना किसी एक पॉइंट से हम लोग को उठाना पड़ेगा, तो किसी भी पॉइंट से उठाओगे वापस से घूम करके वहीं तक पहुंचना है। तो पहले अच्छे से सुनो, समझो, तब जाकर के ये प्रॉपरली तुमसे मतलब कि बन पाएगा। देखो, हम लोग यहीं से ब्लड को लेकर के आते हैं सीधा। अब दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे तुम्हारा लेफ्ट 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 साइकिल चलने वाला रहेगा, मतलब इधर एक लेफ्ट साइकिल चलने वाला होगा, और इस साइड में राइट साइकिल चलने वाला होगा। तो लेफ्ट साइकिल के लिए, और मेरे को तो ज्यादा डिटेल लिखवाने का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, और दोनों ही साइकिल जो चलेंगे प्रोसेस सेम होगा। अगर एट्रिया में आएंगे तो एट्रिया में एक साथ ब्लड आने वाले रहेंगे, फिर वेंट्रिकल्स में आएंगे तो एक साथ ब्लड वेंट्रिकल्स में आने वाले रहेंगे। फिर जब ये स्क्वीज होगा, मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो एक साथ ब्लड जो है इसका ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और इसका ये ऑटा में चला जाएगा। तो दोनों ही साइड में जो प्रोसेसेस रहने वाले होंगे वो तुम्हारे साइमल्टेनियस काम करेंगे, मतलब एक साथ दोनों ही वेसल्स का ब्लड तुम्हारे राइट और लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। फिर एक साथ दोनों का ही ब्लड जो रहेगा तुम्हारे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएंगे। फिर एक साथ दोनों ही जो टाइप के ब्लड होने वाले रहेंगे, ये पल्मोनरी आर्टरी और किससे, ऑटा से बाहर निकलने वाले होंगे। तो एक साइड को भी अगर लेते हुए हो तो दूसरा तुमको ऑटोमेटिक वैसे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि साथ ही साथ में वो भी चलते हुए आ रहा है। और इसमें से नेमिंग करने का तो कोई रिक्वायरमेंट होगा नहीं, मैं एक बार रिपीट करवा दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं, रिपीट करवा रहा हूं, सुनो। जो बॉडी से ब्लड आने वाला होता है, ये तुम्हारा एक तो आ जाएगा ऊपर से सुपीरियर वेना केवा, नीचे से इंफीरियर वेना केवा। वहां से तुम्हारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, आएगा कहां पे, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से उतरेगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा फिर तुम्हारा इसके थ्रू, कौन सा हो जाएगा ये, पल्मोनरी आर्टरी। बीच में तुम्हारे दो वॉल्व, सॉरी, वेल्व्स आने वाले रहेंगे। एक हो जाएगा यहां से तुम्हारा ट्राइकस्पिड वेल्व, और दूसरा हो जाएगा यहां से तुम्हारा सेमी ल्यूनर वेल्व। क्लियर? सेमी ल्यूनर वेल्व, क्लियर? तो यहां से तुम्हारे दो वेल्व्स हो गए, ये दोनों तुम्हारे राइट साइड के लिए। अब लेफ्ट साइड के लिए देखो, ब्लड आएगा किसके थ्रू, ब्लड आएगा किसके थ्रू, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या है, ये है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आया कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद बाइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व को क्रॉस करते हुए ये पहुंचेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर यहाँ पे तुमको एक वेल्व देखने के लिए मिलेगा, जो कि तुम्हारा ऑर्टिक वेल्व होने वाला होगा, ठीक है। ये भी सेमील्यूनर वेल्व ही है। तो सेमील्यूनर वेल्व यहां से क्रॉस करते हुए ये ब्लड आगे जाने वाला होगा। तो ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब आगे, अब एक एक करके हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल का। ध्यान दो, सबसे पहले नंबर पे स्टेप 1 लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1,
स्टेप 1 में होगा क्या, ब्लड जो रहेगा ये तुम्हारे पल्मोनरी पल्मोनरी वेन और सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर करेंगे। क्लियर। स्टेप 1 ब्लड एंटर्स, दोनों ही टाइप का, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड में और नहीं लिख रहा हूं। क्लियर, अब तो समझ जाओगे, उससे मतलब नहीं है, हम लोगों को ब्लड को एंटर करवा करके एग्जिट करवाना है बस। तो ब्लड ब्लड जो रहेगा, ब्लड एंटर्स टू एट्रियम, एट्रिया टू बोथ एट्रिया। क्लियर, टू बोथ एट्रिया। अब ध्यान देना, ये जो अभी ब्लड एंटर किया हुआ है, इस केस में पूरा हार्ट जो रहेगा ये तुम्हारे पोलराइजेशन के केस में, मतलब रिलैक्सेशन के केस में है। स्टेप 1 में पूरा हार्ट, पूरा हार्ट, यहां पे नोट करके कोने में चिपका लेना, मेरे पास स्पेस नहीं, मैं यहीं पे लिख रहा हूं। हार्ट इज रिलैक्स्ड। क्लियर, ब्लड एंटर्स टू एट्रिया। हार्ट अगर रिलैक्स्ड है तो ये भी तुम्हारे ओपन रहेंगे, ये खुले हुए रहेंगे। क्लियर, ये खुले हुए रहेंगे। तो पहले हार्ट में राइट एट्रियम में आ गया, राइट एट्रियम से फिर ये तुम्हारा कौन सा, ये खुला हुआ रहेगा और यहां पे ब्लड फिलअप होने वाला होगा। तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा यहां से, स्टेप 2 ये क्या है, ये बाइकस्पिड वॉल्व ओपन, ओपन हो गया। स्टेप नंबर 3 मैं एक ही साइड ले रहा हूं, तुम यहां पे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड दोनों लिखना, ये दोनों ओपन होंगे तब ना आएगा भाई वेंट्रिकल में। मैं एक ही साइड का लेकर के बना रहा हूं, जिसको जिसको रिक्वायरमेंट है वो दोनों साइड का साथ साथ में लिखते हुए चलो। क्लियर, बाइकस्पिड वाल्व ओपन, ये हो गया। क्लियर, इस साइड, उस साइड में ट्राइकस्पिड भी ओपन होगा। तो बाइकस्पिड प्लस ट्राइकस्पिड तुम लिखना, मैं यहां पे और नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस का यहां पे थोड़ा सा कमी है। क्लियर, तो बाइकस्पिड वाल्व ओपन। स्टेप 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में होगा क्या, यहां से जो ब्लड है ये तुम्हारा नीचे उतरेगा, कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक काम करेगा, दोनों को साथ में लिख दे, क्या बाइकस्पिड लिखते हैं, चलो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। वेल्व ओपन। क्लियर, स्टेप 3, वेंट्रिकल्स फिलअप। अब वेंट्रिकल्स जो है ये फिलअप होना चालू होता है, लेकिन ध्यान देना वेंट्रिकल्स का फिलअप इस केस में तुम्हारा होगा ओनली 70%। कितना होगा, सिर्फ 70%, बचा हुआ 30%। अब 30% कैसे आएगा, ध्यान दो, यहीं से समझना है। वेट एक सेकेंड, ठीक, 70% ये हो गया। अब 30% क्या होता है, ध्यान दो, प्लस 30%। और ये जो 30% आया ये कैसे आएगा, ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि हार्ट अभी रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है, रिलैक्सेशन के केस में इतना हो गया। अब जब इसका 30%, सॉरी 70% इसमें से फिलअप हो चुका है, बचा हुआ है 30%। अब ये 30% को फिलअप करने के लिए ये जो तुम्हारा एट्रिया है, ये जो तुम्हारा एट्रिया है, अब एट्रिया का सिस्टोल होगा। अब यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा और एट्रियल सिस्टोल होगा। क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। और एट्रियल सिस्टोल से जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब के केस में जो 30 ml बचा हुआ है वो 30 ml यहां पे फिलअप होने वाला होता है। क्लियर, क्लियर, ध्यान दो, 30 ml कहां से आएगा, यहां से, एट्रियल सिस्टोल। कहां से आया, एट्रियल सिस्टोल से। एट्रियल सिस्टोल हो गया तो 30% वहां पे और फिलअप हो गया, तो टोटल 100% फिलअप यहां पे हो गया। अब स्टेप 4, जैसे ही 100% इसका फिलअप हो जाता है, ये जो तुम्हारा वेल्व है, ये जो वेल्व है ये ऊपर का, अब ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये क्लोज नहीं होगा तब के केस में यहाँ पे फिलअप जो ब्लड रहेगा ये ऊपर भाग जाएगा। समझ में आ रहा है, ये वापस से ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए जैसे ही ये तुम्हारा वेंट्रिकुलर फिलअप कंप्लीट हो जाता है, 100% दोनों ही साइड के वेंट्रिकल्स भर जाएंगे,
तो दोनों ही जो तुम्हारे वेल्व है, एवी वेल्व, मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, एवी वेल्व इसको बोला जाता है ना, तो एवी वेल्व जो है ये तुम्हारे क्लोज हो जाएंगे। तो स्टेप 4 में क्या होगा, एवी वेल्व क्लोज्ड। क्लियर, टू प्रिवेंट रिटर्न ऑफ ब्लड, ठीक है, टू प्रिवेंट रिटर्न ऑफ ब्लड, ब्लड के रिटर्न को रोकने के लिए तुम्हारा एवी वेल्व जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। आ गया इतना समझ में, क्लियर। अब ध्यान दो, एवी वेल्व बेसिकली तुम्हारा क्लोज जो होता है वो होता कैसे है, ऐसे समझो, जैसे मान करके चलो कि यहाँ पे एक रूम है, ये इस टाइप से, इसका यहाँ पे डोर है, ये डोर है मान लो, अभी इतना ही खुला हुआ है, इधर से पानी आ रहा है, पानी, क्लियर, पानी भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा, जब इस रूम में पानी पूरा भर जाएगा तब के केस में ये जो वाटर है ना, वाटर यही क्या करेगा, उसको दरवाजे को बंद कर देगा, ऑटोमेटिक ये दरवाजा बंद हो जाएगा। जब ये रूम पूरा फिलअप हो जाएगा तो इसका इतना प्रेशर बन जाएगा कि ये जो वॉल्स है, ये दोनों वॉल्स ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। सेम वही काम यहाँ पे होता है, जब यहाँ पे 100% ब्लड फिलअप हो जाता है तो इसका कॉन्ट्रैक्ट, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, अभी हम लोगों ने सिर्फ एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट देखा हुआ है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं देखे, उसको भी आगे के स्टेप्स में देखेंगे। तो जैसे ही ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं किया, फिलअप जैसे ही ब्लड हो जाएगा तब के केस में इसी वेंट्रिकल के प्रेशर की वजह से ही ये जो वॉल, ये जो वेल्व है, ये दोनों वेल्व, मतलब दोनों एवी वेल्व, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो एवी वेल्व को क्लोज करने के लिए कोई अलग से और मैकेनिज्म नहीं चलता, जैसे ही तुम्हारे वेंट्रिकल्स में ब्लड फिलअप हो जाते हैं, एवी वेल्व जो रहते हैं वो ड्यू टू प्रेशर की वजह से ही वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक, क्लियर क्लियर। अब आगे, अब स्टेप 4 में जैसे एवी, मतलब एवी वेल्व जो है ये क्लोज हो गया, इसके बाद स्टेप 5 में तुम्हारा क्या होता है, जो एसएल वेल्व है, एसएल वेल्व बोलने का मतलब सेमी लूनर वेल्व है, दोनों साइड में, ऑटिक भी और पल्मोनरी भी, समझ में आ गया, ऑटिक भी और पल्मोनरी भी, तो दोनों साइड के जो तुम्हारे सेमी लूनर वेल्व हैं ये दोनों अब ओपन होंगे। ये जब ओपन होते हैं फिर तुम्हारा यहां से होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, और उसको हम लोग बोलेंगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और वही होता है तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर क्लियर। तो यहां से अब आगे, इसका तो काम हो ही गया रहेगा, इसको छोटा बना दे थोड़ा और, ठीक, विजिबल है क्या, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो, तो अब यहां से हम लोग स्टेप 4 तक पहुंच गए, एवी वेल्व क्लोज हो गया, एवी वेल्व क्लोज होने के बाद स्टेप 5, जनरली हम लोग यहाँ पे स्टेप्स बना रहे हैं, इतना एक एक चीज रुक रुक करके नहीं होता, मैंने तुमको पहले भी बोल दिया, ह्यूमन बॉडी में जो प्रोसेसेस होते हैं वो ओवरलैप्ड होते हैं। समझ में आ गया, मतलब ये ब्लड एंटर किया है, वो ओपन होने से पहले, मतलब जैसे ही ओपन होता है ब्लड कंटिन्यू करना चालू करेगा, नीचे जाना, मतलब सारे प्रोसेस जो रहते हैं वो एक दूसरे में ओवरलैप्ड होते हैं, बस इतना बुद्धि में बिठा करके रखो। आगे देखो, स्टेप 5 अब होगा क्या, वेंट्रिकल जो रहेगा ये 100% फिलअप हो गया, एवी वेल्व जो है क्लोज हो गया, अब होगा क्या, ओपन ऑफ ऐसे, एसएल वेल्व ओपन, एसएल वेल्व ओपन हो गया। अब स्टेप 6, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब यहां पे होगा तुम्हारा क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहां पे क्या होगा, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा, इस केस में ये जो ब्लड है ये तुम्हारा पंप किया जाएगा, कहां से, दोनों ही तुम्हारे सेमिलुनर वेल्व से, क्लियर, यहां से पंप किया जाएगा और ब्लड को हार्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, इसमें होगा क्या, पंप ब्लड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। जितना चीज मैं बोल रहा हूं सबको लिख नहीं रहा हूं, तुमको लिखना है, लिखते हुए चलो, क्योंकि डाउट वही तुम्हारा क्रिएट करने वाला होता है। क्लियर, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, जो कि पंप करेगा किसको, ब्लड को, तो ब्लड यहाँ से पंप हो गया और ब्लड बाहर हो गया। अब इसके बाद फिर स्टेप 7 यहां से क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन या फिर जॉइंट डायस्टोल लिखेंगे उसको,
क्या लिखेंगे इसको, देखो ध्यान से, जॉइंट डायस्टोल, मतलब इसमें तुम्हारा एट्रिया, एट्रिया और साथ ही साथ में वेंट्रिकल्स, ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स्ड। रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने के बाद वापस से इस प्रोसेस को घुमा दो। ये क्लियर। अब हार्ट रिलैक्स हम लोग लेकर के चले गए थे, वापस हार्ट को रिलैक्स करवा दिए, मतलब सारे पार्ट रिलैक्स हो गए। अब ध्यान देना, अगर एट्रियल सिस्टोल होता है तो इसी टाइम पे तुम्हारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। क्योंकि वेंट्रिकल जब डायस्टोल करेगा मतलब रिलैक्स होगा तभी ना ऊपर से ब्लड भेजेगा। ये जैसे ही स्क्वीज होता है, मतलब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड को नीचे भेजेगा। तब के केस में वेंट्रिकल्स को क्या होना पड़ेगा, डायलेट, मतलब कि उसको फैल करके रहना पड़ेगा ताकि जो ब्लड है वो प्रॉपरली यहाँ पे पहुंच पाए। आ गया ये समझ में। तो इस हिसाब से जब ये एट्रियल सिस्टोल होता है तो वेंट्रिकल तुम्हारा कैसे प्रेजेंट होगा, डायस्टोल, डायस्टोल होने वाला होगा। यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल लिखे हुए हैं, इस टाइम पे एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल डायस्टोल होता है। क्या होता है यहाँ पे, एट्रियल डायस्टोल। क्लियर। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो एट्रियल डायस्टोल होगा, जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, और आखिरी में तुम्हारा जॉइंट डायस्टोल होता है। बोलने का मतलब एट्रिया भी डायस्टोल, मतलब एट्रिया भी रिलैक्स, और साथ ही साथ में वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स्ड। क्लियर, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स्ड। इतना समझ में आ चुका होगा। क्लियर, क्लियर। अब ध्यान दो, जब ये एट्रियल सिस्टोल होता है तो ये बेसिकली तुम्हारा टाइम लेने वाला होता है 0.1 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल होता है तो टाइम कितना लेगा, 0.1 सेकेंड का। अच्छा टाइम में रुको, टाइम को बाद में लिख पाता हूं, पहले इतने को नोट डाउन करो, पहले पूरा नोट डाउन करो, फिर 0.1 सेकेंड, 3 सेकेंड, और ये तुम्हारा जो डायस्टोल हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल, ये तुम्हारे 4 सेकंड का होता है। पहले लिखो, फिर कौन कौन से पॉइंट्स में हो रहा है बता रहे हैं, जल्दी लिखो, इतने को पहले नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो भाई, इतने को नोट डाउन करो, डायग्राम में बनाओ बाजू में, क्योंकि फिर यहां पे जितना डिटेल लिखे हुए मैं यहां पे चिपका दूंगा। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी खत्म करना है पूरा। डन, गुड। अब 3 नंबर मैंने तुमको ऊपर में लिखवाया है, कहां गया ये, 0.4 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड का टाइम लेता है तुम्हारा एट्रियल सिस्टोल। ये कितना लेगा, 0.1 सेकंड। ये है तुम्हारा क्या चीज, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल कितना टाइम ले लिया, 0.1 सेकंड का। उसके बाद फिर तुम्हारा कहां गया, कहां गया भाई, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहां गया, लिखे थे ना कहीं पे, हाँ ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है ये तुम्हारा टाइम लेने वाला होता है 0.3 सेकंड्स का। कितना टाइम लेगा ये, 0.3 सेकंड्स का। भाई सारा ब्लड यहाँ पे नीचे में आया हुआ है, इसको स्क्वीज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको पूरे बॉडी में, एक तो बॉडी में और दूसरा लंग्स के पास में ब्लड भेजना है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा। और ये एक चीज और ध्यान देना, चैम्बर्स जो है वो तुम्हारे सारे के सारे इक्वल वॉल्यूम के होते हैं। इसका वॉल्यूम जितना, इसका वॉल्यूम इतना, इसका वॉल्यूम इतना, इसका वॉल्यूम इतना। ये साइज में तुमको ज्यादा बड़ा दिख रहा है क्योंकि इसका वॉल जो रहता है ये ज्यादा थिक होता है। भाई जितना ब्लड यहाँ पे आएगा उतना ही ब्लड यहाँ पे आने वाला होगा, तो इसका वॉल्यूम जितना होगा इसका भी वॉल्यूम उतना ही होगा। वैसे इसका वॉल्यूम जितना, इसका भी उतना ही होगा। चारों का वॉल्यूम अप्रोक्सीमेट सिमिलर होता है, तो ये साइज तुमको छोटा बड़ा जो दिखता है वो उसके वॉल के वजह से, थिन वॉल होने की वजह से तुमको पतले दिखेंगे और थिक वॉल होने की वजह से तुमको मोटे दिखेंगे। इसमें से भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये सबसे ज्यादा मोटा दिखता है क्योंकि इसका वॉल सबसे ज्यादा थिक होता है। क्लियर, चारों चैम्बर्स में से सबसे थिकेस्ट वॉल अगर बोला जाएगा तो एक किसका हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का। क्लियर, लेफ्ट वेंट्रिकल का। अब जॉइंट डायस्टोल का जो प्रोसेस हुआ है, पूरा हार्ट के चारों चैम्बर जो रिलैक्स हो जाएंगे, इस केस में इसका टाइम होता है 0.4 सेकेंड्स का, 0.4 सेकेंड्स का। आ गया इतना समझ में, क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान दो यहां पे, जो तुम्हारा ये एवी वेल्व क्लोज हुआ है, जो तुम्हारा ये एवी वेल्व क्लोज हुआ है, इस टाइम पे पहले हार्ट का साउंड आता है, फर्स्ट हार्ट साउंड।
इसको हम लोग बोलते हैं लब। क्लियर क्लियर। अब ध्यान दो, जब जॉइंट डायस्टोल होता है, एक स्टेप बीच में छोड़ दिए, जॉइंट डायस्टोल और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो ये पंप ब्लड किया हुआ है ना, इसके बाद जैसे ब्लड पंप कर दिया, अब तुम्हारे जो ये एसएल वेल्व्स यहाँ पे ओपन हुए थे, यहाँ पे फिर एसएल वेल्व क्लोज होंगे। अब कैसे करें उसको, एक स्टेप तो छूट गया भाई। रुको मैं एडजस्ट करता हूं, यहीं पे लिखेंगे, लिखेंगे उसको, कहां जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्टेप 8। और एक स्टेप बीच में, भाई काट के लिख लो एक लाइन, कुछ नहीं कर सकते, वो दिमाग से ही उतर गया, क्योंकि तुमको वहां पे फिर लब, एक तो साउंड आ गया, दूसरा डब भी तो निकालना है, लब डब टाइप का, फिर तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ने वाला, मतलब चलने वाला होगा। यहां से आ जाएगा ये स्टेप 8 मान लो इसको, और एक स्टेप 7 चिपका लेना। कॉपी में एडजस्ट कर लो कहीं कोने काने में, हो जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं है करके मेरे को एडजस्ट करना पड़ रहा है, तुमसे हो जाएगा। स्टेप 8 और ये हो जाएगा स्टेप 7। स्टेप 7 में हो क्या रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, पंप कर दिया गया ब्लड को बॉडी में और कहां पे, लंग्स के पास। अब इसके बाद होगा क्या, यहां पे तुम्हारा एसएल वेल्व क्लोज्ड। जब ये क्लोज होता है तो यहां पे तुम्हारा सेकंड साउंड निकल करके आता है, और इसको हम लोग बोलते हैं डब। इसको क्या बोलेंगे, डब। तो पहला पहला लब का साउंड कब आया हुआ था, जब जब ये एवी वेल्व जो है ये क्लोज हुए थे। उसके बाद फिर डब का साउंड कब आएगा, जब तुम्हारा ये आफ्टर, मतलब रिलैक्सेशन से पहले, जो पूरा चारों चैम्बर रिलैक्सेशन में जाने वाले होंगे, जो तुम्हारा जॉइंट डायस्टोल होने वाला होगा, तो जॉइंट डायस्टोल से पहले ये तुम्हारा एसएल वेल्व जो है ये दोनों के दोनों क्लोज होते हैं, और वहां पे तुम्हारा सेकंड हार्ट का साउंड आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डब। समझ में आ गया। तो जो बीट का साउंड आता है, पहला पहला कब आएगा, जब तुम्हारा ये एवी वेल्व बंद होगा। फर्स्ट बीट का साउंड क्लोज, ड्यूरिंग क्लोज, सॉरी, ड्यू टू क्लोज ऑफ एवी वेल्व। उसके बाद फिर सेकंड जो साउंड आएगा वो तुम्हारा ड्यू टू क्लोज ऑफ एसएल वेल्व। क्लियर क्लियर, ठीक है। बस इतना ही था तुम्हारा हार्ट का साइकिल, इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। आ गया ये समझ में, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको मैं एक साइक्लिक फॉर्म में बनाता हूं, पहले इसको लिख लो, फिर एक साइकिल के फॉर्म में छोटा सा बना लेंगे, तो इतने में से तुम्हारा कार्डियक साइकिल जो है ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, पूरा एक एक पॉइंट लिखो। हमने स्टेप बना बना करके यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेप बना बना करके लिखे हुए हैं, ठीक है। लिखो फटाफट लिखो पूरा, फिर एक छोटा सा इसमें सर्कल बनाएंगे, मतलब वही साइक्लिक फॉर्म में दिखा देंगे। भाई साइकिल है तो साइक्लिक फॉर्म में दिखा देंगे, इजी पड़ेगा वो। डन, गुड, वेरी गुड। अब देखो इसको एक साइक्लिक फॉर्म में, छोटा सा ही है, ज्यादा ज्यादा तामझाम करना है नहीं, साइक्लिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो बस इतना ही है। अब ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले मैं ये तुम्हारा 0.1 सेकंड का टाइम, इसमें हो क्या रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है। तो एट्रियल सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकल डायस्टोल हो गया, 0.1 सेकंड का टाइम ले लिया। इसके बाद फिर 0.3 सेकंड का टाइम, इसमें होगा क्या, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा और एट्रियल डायस्टोल में चला जाएगा। ये तुम्हारा कितना टाइम हो गया, 0.3 सेकंड का टाइम। उसके बाद फिर यहां पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा फिर जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल जो है तुम्हारा कितना टाइम खाने वाला होगा, 0.4 सेकंड का टाइम खाने वाला होगा। क्लियर। यहाँ पे पहली बात, एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकल डायस्टोल के बाद यहाँ पे तुम्हारा पहला साउंड सुनने के लिए मिलता है लब। क्लियर। और वेंट्रिकल सिस्टोल एट्रियल डायस्टोल के बाद
जॉइंट डायस्टोल से जस्ट पहले यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुमको दूसरा साउंड देखने के लिए मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे डब। बस हो गया साइकिल कंप्लीट, इतना ही है। समझ में आ गया होगा ये। अब एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकल डायस्टोल बोलने का मतलब ऊपर का केस ले लो, इसमें तुम्हारा 0.1 सेकंड का टाइम लगा हुआ था, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल जब हुआ था तो एट्रियल डायस्टोल में चला जाएगा, इस केस में 0.3 सेकंड का टाइम लगने वाला होगा। आगे जॉइंट डायस्टोल होता है बोलने का मतलब पूरा हार्ट के सारे चैम्बर जो रहेंगे तुम्हारे रिलैक्स हो जाएंगे, और इसमें टाइम जो लगेगा ये तुम्हारा 0.4 सेकंड का टाइम लगता है। वापस से फिर तुम्हारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल को लेकर के। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। जब तुम्हारा जॉइंट डायस्टोल चल रहा होता है तो हार्ट के चारों चैम्बर जो रहते हैं तुम्हारे ओपन स्टेट में रहने वाले होंगे, और ब्लड जो है ये अपने आप फ्लो होकर के एट्रिया, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा। क्लियर। फिर भी वहां पे जो 70% लिखे हुए थे तो खुद से जब फिलअप होता है तो वेंट्रिकल तुम्हारा 70% फिलअप होता है। फिर जब तुम्हारा एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रियल सिस्टोल होता है तब जाकर के वेंट्रिकल्स में 100% ब्लड का फिलअप होगा। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो अब दो छोटे छोटे टर्म्स बताएंगे फिर सेशन एंड करेंगे। मुश्किल से 5-7 मिनट की और क्लास बचा हुआ है भाई, कार्डियक साइकिल खत्म हो जाएगा। क्लियर। चलो तो दो पहले इसको बना लो, तो जल्दी इसको बना लो, मैं तब तक इसको कोने में कर रहा हूं, बनाओ। फिर दो टर्म्स देखेंगे, एक देखेंगे हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम और एक देखेंगे कार्डियक आउटपुट। बस दो दो बस डेफिनेशन टाइप का है, फिर हो जाएगा कंप्लीट। तो बना लिए। चलो नेक्स्ट एक आ जाएगा यहां से स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, एक आ जाएगा यहां से, हाँ हाँ ठीक है भाई। डाउट्स वाले क्वेश्चन आए हैं तो एक्चुअली में वो जो डाउट का क्वेश्चन आया ये हम लोग कल कवर करने वाले हैं, आज तक तो इतने ही है। ठीक है, तो कल तक का वेट कर लो, बस थोड़ा सा वेट कर लो आज के लिए। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग किसको बोल रहे हैं, जो यहां से ब्लड को पंप किया जा रहा है, एक वेंट्रिकल एक बीट में कितने अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करके हार्ट से बाहर निकालता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो लिखो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप by each ventricle per minute, सॉरी पर बीट, पर बीट, एक बीट में एक वेंट्रिकल जो है वो कितना ब्लड को पंप आउट करता है। तो इसका नियरेस्ट मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आता है ये आता है 70 ml। क्लियर, 70 ml पर बीट। एक बीट में ये 70 ml यहां से क्या कर रहा है, ब्लड को पंप आउट करेगा। एक वेंट्रिकल ना, एक वेंट्रिकल, दोनों की बात करोगे तो फिर ये डबल हो जाएगा। हम लोग एक सिंगल वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। एक तो हो गया ये तुम्हारा स्ट्रोक वॉल्यूम, एक देखना है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट तो लिखो कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ ब्लड जो रहेगा ये एक मिनट में कितना पंप आउट किया जाएगा। तो लिखना है यहां पे अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, इसमें पर बीट लिया है, इसमें लेके पर मिनट। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। क्लियर क्लियर। तो अब ध्यान देना, इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाय, भाई एक स्ट्रोक वॉल्यूम एक बीट का बता रहा है, पूरे एक मिनट में, पर मिनट बोला ना, एक मिनट में हमारा हार्ट कितने बार बीट करता है, 72 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72 टाइम्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहां से क्या आ जाएगा, बीट पर मिनट, बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय बीट्स पर मिनट, एक मिनट में कितने बीट्स होते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोगों का यहाँ पे कितना आया था 70, और मल्टीप्लाई बाय एक मिनट में बीट कितने होता है 72। अप्रोक्सीमेट इसका निकालोगे तो ये तुम्हारा मे बी 5040 आसपास का आता है।
लेकिन एनसीईआरटी की बुक में क्लियरली इसको बोल दिया है कि 5000। मैं पहले ही बोल दिया हूं, बायो वाले मैथ्स को बहुत हल्के में ले लेते हैं। क्लियर? अब ले लिए तो ले लिए भाई, कितना आ जाएगा ये ml, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इतना ml, जो कि अप्रोक्सीमेट इक्वल रहने वाला होगा 5000 ml के, या फिर ये 5 लीटर के, 5 लीटर। तो 1 मिनट में हमारा जो ब्लड रहता है, सोच करके देखो 5 लीटर का ब्लड जो है ये पंप आउट कर देता है। क्लियर? क्लियर? तो बस इतना डिटेल था, इतना डिटेल था तुम्हारे कार्डियक साइकिल को लेकर के। अब इतने को पहले लिख डालो जल्दी, फिर हो गया तुम्हारा यहां तक का कार्डियक साइकिल तक का टॉपिक जो है कंप्लीट। अब कोशिश करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी है, देखते हैं कल हो पाता है या नहीं हो पाता है, बाकी कोशिश करेंगे हो जाए, हो तो जाना चाहिए। 1.5 घंटा खींच देंगे भाई आराम से, ठीक है, 1.5 घंटा खींच देंगे, आराम से हो जाएगा। हालांकि कोई सा भी क्लास तुम्हारा 1.5 घंटे तक जाता ही नहीं है। जो हम लोग का क्लास लेंदी भी होता है वो 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 24 मिनट्स में, 1 आवर 30 मिनट तक का तो क्लास अभी तक हुआ ही नहीं है तुम्हारे बायो का। ठीक है? क्लियर? लिखो लिखो लिखो, इसको लिखो जल्दी। डन, गुड, वेरी गुड। तो इतने में से तुम्हारे हार्ट के मोस्टली टॉपिक्स जो है हो गए, तो मतलब मेजर टॉपिक्स जो है हो गए कंप्लीट। अब ईसीजी वगैरह देखना है, ईसीजी क्या होता है, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, देखते हैं कल हम लोग कितना निपटा पाएंगे। हो सकता है तो कल खत्म ही हो जाएगा। इतने को अच्छे से दिमाग में बिठाते रहना, बिठा कर। हालांकि इसमें बहुत इजी चीज है भाई, इजी एलिमेंट्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज तो अभी तक देखने के लिए मिला ही नहीं है। हाँ, चीजों के बारे में बहुत सारे पता नहीं था, अब पता चलने के बाद वो तुमको इजी लगना चालू हो चुका रहेगा। ठीक, और ये कार्डियक साइकिल को दिमाग में बिठा करके रखे रहना। तुमको कैसे ये फील हुआ वो देख लेना। मोस्टली लोगों को ये समझ, मेरे को अब तक ये समझ में नहीं आया, इसमें ऐसा है ही क्या जो समझ में ना आए। 2-3 चीजें तो बस इसमें से याद रखना है। एक तो पूरे पाथवे याद कर लो कि ब्लड जो है तुम्हारे कौन से पाथवे को फॉलो करते हुए फ्लो हो रहा है, दिमाग में ये डायग्राम चिपका करके रखे रहना। अब इमेजिन करो, पहले ब्लड आएगा, यहाँ पे जाएगा, जब ब्लड एंटर करता है दोनों ही टाइप के वेसल्स के थ्रू, मतलब इधर से कौन सा हो जाएगा, ये सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा, और इधर से आ जाएगा तुम्हारा पल्मोनरी वेन। दोनों से जब ब्लड एंटर करता है तो इस टाइम पे पूरा हार्ट के चारों चैम्बर जो रहेंगे तुम्हारे रिलैक्स होते हैं। हार्ट इज रिलैक्स लिखा हुआ है पहले में ही, हार्ट रिलैक्स। अब एक एक करके प्रोसेस चालू कर दो। जब रिलैक्स कंडीशन में है तो तुम्हारा फिलअप होगा कौन सा, इसका फिलअप होने वाला होगा, इधर से इसका फिलअप होने वाला रहेगा, लेकिन दोनों के दोनों 70% फिलअप होंगे। अब 100% फिलअप करने के लिए फिर हम लोग को यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना पड़ेगा। फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाकी बचे हुए 30% का यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को करने के लिए जो तुम्हारा सिस्टम था वो था ये। इसीलिए मैंने इसको तुमको पहले बताया और बोला कि ये अगर समझ में आ जाएगा तो कार्डियक साइकिल समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी को हम लोगों ने रिलेट किया हुआ है अभी आगे में। ठीक है? तो जितना भी फ्लोट चार्ट बनवाया गया है अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि एक एक चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इतना फैला कि तुम्हारा एनसीईआरटी कभी नहीं बताने वाला। क्लियर? क्लियर? चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल, देखते हैं कल कंप्लीट हो जाए तो कल कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज संडे को मैं क्लास लूंगा एक। ठीक है? चलो